हेलो दोस्तों, कॉमिक स्टोरी चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी आज की कॉमिक्स है गौरव गाथा की पेशकश मुंशी प्रेमचंद की कॉमिक्स। जी हाँ दोस्तों, आज 31 जुलाई है और उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम उनकी ये कॉमिक्स लेकर आए हैं, जिसमें हमें उनके बारे में जानने को मिलेगा। तो चलिए, ये देखिए वॉलपेपर है और ये पार्ट 1 हम शुरू करते हैं मुंशी प्रेमचंद जी का। मुंशी प्रेमचंद 1880 से 1936 भारत के महान लेखक, जिन्होंने अपनी लेखनी का उपयोग पीड़ितों और शोषितों की आवाज़ बुलंद करने के लिए किया। उनके उपन्यासों और कहानियों में हमें राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, तिलक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह आदि समाज सुधारकों और स्वतंत्रता सेनानियों की आवाज़ों की गूंज सुनाई देती है। उनकी कुछ साहित्यिक रचनाएं दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कृतियों में गिनी जाती हैं। उनके पिता अजायब लाल बनारस जिले के लम्हई गांव में डाक मुंशी थे। यूँ उनके साधन बहुत सीमित थे, पर दिल बहुत बड़ा था। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें सिर छिपाने की जगह की कमी नहीं होगी। अगर तुम्हारे दिवंगत पति मेरे भतीजे थे, उनमें मेरा खून था। उनके एक भाई कम उम्र में चल बसे थे। उनके परिवार का भरण पोषण भी वे ही करते थे। अपने स्वर्गीय भाई की बेटी का ब्याह भी उन्होंने किया। लड़की का भाग्य अच्छा है, उसके चाचा उसके लिए एक आदर्श पिता रहे हैं। किंतु अजायब इस दृष्टि से बदकिस्मत थे कि उनके अपने बच्चे नहीं रहे। दो बच्चे, दोनों लड़कियां पैदा होने के कुछ समय बाद ही चल बसे। जब उनकी पत्नी फिर गर्भवती हुई तो पड़ोसियों ने उन्हें सलाह दी, सुनो आनंदी, इस बार तुम मायके मत जाओ, लगता है वह घर तुम्हारे लिए शुभ नहीं है। आनंदी अपने पति के घर ही बनी रही। फिर उनके तीसरी लड़की हुई और सचमुच वह जिंदा रही। उसका नाम रखा गया सुग्गी। 7 साल बाद 31 जुलाई 1880 को उनके घर एक पुत्र रत्न ने जन्म लिया। यही बालक आगे चलकर प्रेमचंद कहलाया। यूं इस बच्चे का नाम रखा गया था धनपत राय। उसके एक चाचा प्यार से उसे नवाब राय के नाम से बुलाते थे। धीरे धीरे प्रेमचंद बड़े हुए और जो बड़े होते गए, एक सक्रिय नटखट बालक के रूप में ढलते गए। माँ, देखो तो तुम्हारे लाडले ने क्या किया है। तुमसे किसने कहा था कि उस तरह से खेलो। माँ, मैं तो उसकी दाढ़ी बना रहा था। ढेले मारकर पेड़ों पर से आम गिराने में भी प्रेमचंद माहिर थे। कजाकी नाम के डाकिये से उनका बहुत गहरा लगाव था। कजाकी चाचा, कल जो कहानी अधूरी छोड़ दी थी उसे पूरी करो ना। बताओ राजकुमार का फिर क्या हुआ। राजकुमार ने राजकुमारी से ब्याह कर लिया और अपने विशाल राजमहल में सुख से रहने लगा। आज मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ। प्रेमचंद की आरंभिक शिक्षा पड़ोस के एक गांव लालपुर में हुई। उनके उस्ताद एक मौलवी थे, जिन्होंने उन्हें उर्दू फारसी पढ़ाई। प्रेमचंद के साथ उनके चचेरे भाई हल्दर भी पढ़ते थे। दोनों लड़के अक्सर स्कूल से गोल हो जाते और कहीं खड़े होकर भालू या बंदर का तमाशा देखते हुए अपना वक्त पूरा कर लेते, या फिर वे सबसे नज़दीक के रेलवे स्टेशन पर चले जाते और आती जाती रेलगाड़ियों को देखते रहते। मौलवी साहब से नामा स्कूल से नागा करने के लिए उन्हें डांटते डपटते, पर वे लोग मौलवी साहब को खुश करने की तरकीब जानते थे। तुम लोग पूरे 2 दिन बाद शक्ल दिखाने आए हो, मैं मार मार कर तुम्हारा कचूमा निकाल दूंगा। जनाब, हम आपके लिए एकदम ताज़ा गन्ने लेकर आए हैं, बड़े रसेदार हैं, आप चखेंगे नहीं जनाब। मौलवी साहब ने कई पिंजड़ों में पंछी पाल रखे थे। कभी कभी ये दोनों उनके लिए कीड़े मकोड़े पकड़ लाते थे। अरे लड़कों, तुम इतनी बड़ी बड़ी टिड्डियां कहाँ से पकड़ लाते हो। देखो मेरे पंछी कितने मजे से उन्हें चट किए जा रहे हैं। जब वे करीब 8 वर्ष के थे तो उनकी माँ का स्वर्गवास हो गया। चचेरा भाई हल्दर गांव छोड़कर अपने अन्य रिश्तेदारों के यहाँ चला गया। अब प्रेमचंद बहुत अकेलापन महसूस करने लगे। कुछ महीने बाद उनके पिता का तबादला जिमनिया नाम की एक जगह के लिए हो गया। प्रेमचंद भी अपने पिता के पास चले गए। माँ का नियंत्रण रहा नहीं था, अतः वे कुछ बुरी आदतें सीखने लगे। उधर रिश्तेदारों ने उनके पिता के ऊपर दूसरी शादी के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। तुम्हें फिर शादी कर लेनी चाहिए, अपने लिए नहीं तो लड़के की खातिर। उस पर ठीक से ध्यान नहीं दिया जा रहा। जल्द ही प्रेमचंद की सौतेली माँ घर में आई। ये तुम्हारी नई माँ है धनपत, ये तुम्हें उतना ही प्यार करेंगी जितनी तुम्हारी अपनी माँ करती थी। सच पिताजी। सौतेली माँ अपने साथ अपना एक छोटा भाई भी लाई थी, विजय बहादुर। उसमें और प्रेमचंद में अच्छी दोस्ती हो गई। सौतेली माँ खुले तौर पर अपने भाई की तरफदारी करती थी। उन्होंने प्रेमचंद के साथ दुर्व्यवहार करना भी शुरू कर दिया। एक बार तुम पड़ोसियों से शिकायत करते हो कि मैं तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं करती। तुम कहते हो मैं तुम्हें ठीक से खाना नहीं देती। चाची, मैंने तो कभी किसी से शिकायत नहीं की, किसी ने आपसे झूठ कहा है। प्रेमचंद अपनी सौतेली माँ को चाची कहते थे। अजायब लाल जानते थे कि उनके
बेटे के साथ विमाता का सलूक अच्छा नहीं, पर वे लाचार थे। एक साल बाद अजायब लाल का तबादला गोरखपुर के लिए हो गया। वहां प्रेमचंद का दाखिला मिशन हाई स्कूल में करा दिया गया। उनकी सौतीली माँ पूरे महीने की पढ़ाई की फीस और जब जेब खर्च दोनों के लिए मिलाकर कुल 1 रुपया देती थी। चाची दिन ब दिन कंजूस होती जा रही हैं, वे ओछी भी हैं और फूहड़ भी। मेरी माँ तो एकदम देवी थी। प्रेमचंद का जीवन यूँ तो बड़ा कठिन था, मगर फिर भी वे बेखूब खूब खुश रहते थे। अक्सर वे अपने सहपाठियों के साथ खेलों में शामिल होते। वो काटा हर साल शरद ऋतु में रामलीला का अक्सर अवसर आता तो वह उनके लिए बहुत बड़े मनोरंजन के दिन होते। जो लड़के राम और लक्ष्मण बनते वे उनकी नज़रों में बड़े शूरवीर होते थे। प्रेमचंद और विजय बहादुर मुशायरों में भी जाया करते थे, पर उन्हें सबसे ज़्यादा मज़ा आता था उपन्यास पढ़ने में। उपन्यासों के वे बहुत बड़े पढ़ाकू थे। गोरखपुर में उन्होंने कई मशहूर उर्दू लेखकों की रचनाएं पढ़ डालीं। गोरखपुर के स्कूल से 8वां दर्जा पास करने के बाद प्रेमचंद ने क्वींस कॉलेज बनारस में दाखिला लिया। चूंकि वे रहते लमही में ही थे, अतः उन्हें 5 मील पैदल घिसटते हुए स्कूल पहुंचना पड़ता था। उनके पिता तबादले के बाद से जिमानिया में ही रह रहे थे। वे उनके महीने भर के खर्चे के लिए 5 रुपये भेजा करते थे। छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाकर वे अपनी गुजर बसर के लिए कुछ और पैसे कमा लेते थे। ढेर सांझ ढले वे घर लौटा करते थे। अपनी पढ़ाई में जुटने से पहले उन्हें घर का कुछ काम काज भी अपने हाथों करना पड़ता था। इसी दौरान उनके एक मामा आकर उनके साथ ही रहने लगे थे। उपन्यास पढ़ते देखकर वे अक्सर प्रेमचंद को खूब डांटा करते थे। यह क्या बात हुई कि मैं हमेशा तुम्हें उपन्यास ही पढ़ते ही देखता हूँ, मुझे यकीन है तुम बिगड़ते जा रहे हो। मामा को हर बात में टांग अड़ाने की आदत पड़ी हुई थी। प्रेमचंद को उनका व्यवहार अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने अपने मामा को लक्ष्य बनाकर एक छोटी सी व्यंग्य झलकी लिखी। लिखने की दिशा में उनका यह पहला प्रयास था। इस लड़के की यह हिम्मत! मामा गांव छोड़कर भाग खड़े हुए। पहली बार प्रेमचंद को कलम की ताकत का एहसास हुआ। यह एक इंटरमीडिएट कॉलेज था जिसमें हाई स्कूल से नीचे की कलाएं भी शामिल होती थीं। प्रेमचंद 15 वर्ष के थे तभी उनका विवाह कर दिया गया। विवाह उनकी सौतीली माँ ने तय किया था। वे दुल्हन को लेकर अपने गांव लौटे। अब मेरी जिंदगी की उदासी खत्म हो जाएगी, एक नए जीवन की शुरुआत होगी, सुखी जीवन की। नई बहू उम्र में प्रेमचंद से बड़ी तो थी ही, वह काली कुरूप और फूहड़ भी थी। हे भगवान! उनके पिता उनकी सौतेली माँ से बेहद नाराज हुए। वह बेहद कुरूप और भद्दी है, वह कतई मेरे बेटे के लायक नहीं। तुमने उसके साथ बहुत बेइंसाफी की है। प्रेमचंद के इस दुर्भाग्यपूर्ण विवाह के बाद ही उनके पिता का निधन हो गया। अब मुझे अपनी सौतेली माँ का और 2 सौतेले भाइयों का सबका भरण पोषण करना होगा। पिता के देहांत हो जाने की वजह से प्रेमचंद अपनी मैट्रिकुलेशन परीक्षा में भी नहीं बैठ सके। उन्होंने यह परीक्षा 1 साल बाद 1898 में पास की। उन्हें द्वितीय श्रेणी मिली। द्वितीय श्रेणी का मतलब है कि क्वींस कॉलेज में मुझे वजीफ़ा नहीं मिलेगा, परंतु अपनी पढ़ाई आगे जारी रखने का उनका बड़ा मन था। उन्होंने एक नए खुले कॉलेज हिंदू कॉलेज में दाखिला ले लिया और प्रिंसिपल मिस्टर रिचर्डसन से भेंट की। मेरी पूरी हमदर्दी तुम्हारे साथ है, परंतु कॉलेज के नियमों के मुताबिक मैं ना तो तुम्हें फीस में कोई रियायत कर सकता हूँ, ना तुम्हें वजीफ़ा दे सकता हूँ। यह मदद तो सिर्फ प्रथम श्रेणी के छात्र को मिल सकती है। अगर कोई बहुत तगड़ी सिफारिश आए तो तुम्हारे मामले पर विचार किया जा सकता है। कई दिन की दौड़ धूप के बाद किसी तरह प्रेमचंद ने कॉलेज की प्रबंध समिति के एक सदस्य से एक सिफारिशी चिट्ठी पा ही ली। इतने दिन तुम कहाँ रहे? बीमार था, दिल धड़कने की बीमारी श्रीमान। प्रिंसिपल ने किसी तरह अपनी मुस्कुराहट दबा ली। प्रेमचंद से कहा गया कि वे इम्तिहान दें। अंग्रेजी की परीक्षा में उन्होंने बहुत ही अच्छा पर्चा किया, पर गणित में उनका सिलसिला ठीक नहीं जमा। गणित उनके लिए हमेशा हुआ रहा था। अब वापस प्रिंसिपल के पास जाने का कोई फ़ायदा नहीं। कॉलेज की सहायता के बिना अपनी पढ़ाई जारी रखना उनके लिए बेहद मुश्किल था। अचानक एक दिन एक वकील ने उनकी समस्या हल कर दी। मुझे अपने बेटे के लिए एक शिक्षक की ज़रूरत है, मैं तुम्हें 5 रुपये महीना दूंगा। मेरे घर में अस्तबल के ऊपर एक कोठरी है, तुम चाहो तो उसमें रह सकते हो। मिस्टर रिचर्डसन यूँ तो अंग्रेज़ थे, परंतु बहुत भले आदमी थे और उन्होंने अपने आप को बहुत हद तक हिंदुस्तानी सांचे में ढाल लिया था। इसी गंदगी भरे कमरे में प्रेमचंद ने एक बोरी बिछाई, एक लैंप खरीदा, घर से रसोई के लिए कुछ बर्तन ले आए और जम गए। वे अपने लिए रोजाना एक बार दाल चावल पकाते थे। अपना फुर्सत का वक्त वे पुस्तकालय में उपन्यास पढ़ने में बिताते। उन्होंने रतन नाथ सरसार की अमर कृति फसानाए ज़िंदगी पढ़ी।
राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यासों के उर्दू अनुवाद भी उन्होंने पढ़ डाले। प्रेमचंद की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी। वे 5 रुपए कमाते थे और उसमें से 3 रुपए अपनी सौतेली माँ को भेज देते थे। अक्सर खाने पीने की चीज़ें खरीदने के लिए भी उनके पास पैसा नहीं रहता था। एक दिन, जब तक तुम पिछला हिसाब नहीं चुकाते मैं तुम्हें कोई भी चीज़ उधार नहीं दूंगा। प्रेमचंद को कई दिन से खाना नसीब नहीं हुआ था। वे पुरानी किताबों की एक दुकान पर गए। यह चक्रवर्ती की गणित की कुंजी है, एकदम नई है। इसका आप मुझे क्या देंगे? 1 रुपया। एक सज्जन दूर से लेन देन का यह तमाशा देख रहे थे। वे बनारस से 30 मील दूर के एक कस्बे चुनार के एक छोटे से मिशन स्कूल के प्रधानाध्यापक थे। बरखुरदार, तुम आजकल क्या कर रहे हो? मैंने मैट्रिक किया और कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। मुझे अपने स्कूल के लिए एक मैट्रिक पास मास्टर की ज़रूरत है। 18 रुपये महीने तनख्वाह होगी। बोलो, आना चाहोगे? 18 रुपये? मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। मुझे मंजूर है। चुनार छावनी थी, अच्छी शीत जगह। अध्यापक के रूप में प्रेमचंद जल्दी ही लोकप्रिय हो गए। उनकी सौतेली माँ का भाई विजय बहादुर उन्हीं के साथ रहने लगा था। एक बार दोनों लम्हे गए और 4-5 दिन वहाँ रहे। चुनार के लिए रवाना होते वक्त, वापस लौटने के लिए मेरे पास पैसा नहीं चाची, 1-2 रुपए दोगी? तुमने पैसा भेजा था वह सब तो खर्च हो गया, मेरे पास कुछ भी नहीं। गांव में वे किसी से उधार लेना नहीं चाहते थे। उन्होंने बनारस जाकर अपना गर्म कोट 2 रुपए में बेचा। 1 ही साल पहले यह कोट उन्होंने बड़ी मुश्किल से सिलवाया था। परेशानियों के इन सब हालात के बावजूद वे चुनार में खूब खुश थे। एक बार छावनी के अंग्रेज फौजियों की टीम और उनकी स्कूल टीम के बीच एक फुटबॉल मैच हुआ। टॉमी लोग मैच हार गए। मैच के बाद स्कूल टीम के एक लड़के को एक टॉमी ने ठोकर मार दी। पाजी हिंदुस्तानियों, निकलो बाहर यहाँ से। प्रेमचंद भी दर्शकों में बैठे थे। उन्होंने यह देखा तो एक झंडे का डंडा उखाड़कर उस टॉमी के कसकर जमा दिया। हमारे खिलाड़ी को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इसके बाद तो दोनों टीमों में खूब जमकर लड़ाई हुई। बहुत सारे दर्शक भी उसमें शामिल हो गए। टॉमियों की खूब डट कर पिटाई हुई। परंतु अगले दिन, कल के कांड में तुम्हारा कूद पड़ना स्कूल के अधिकारियों को अच्छा नहीं लगा। आइंदा तुम्हें सावधान रहना चाहिए। प्रेमचंद प्रकृति के आवेगशील थे। कुछ ही महीने बाद एक मुसलमान साथी से बेइंसाफी करने पर उन्होंने स्कूल अधिकारियों की लानत मलामत की। आप अपने कर्मचारियों के साथ इस तरह का सलूक नहीं कर सकते। आपका रवैया तो यह है कि हर बात में मनमानी करते रहें। इस घटना का नतीजा यह निकला कि प्रेमचंद और उनके साथी दोनों की नौकरियां जाती रहीं। प्रेमचंद बनारस लौट आए और क्वींस कॉलेज के प्रिंसिपल मिस्टर बेकन से मिले। मुझे अफसोस है तुम्हारी नौकरी जा चुकी है, पर मैं शिक्षा विभाग के अपने कुछ दोस्तों से तुम्हारे बारे में बात करूंगा। मिस्टर बेकन ने पूर्वी यूपी के बहराइच नगर के एक सरकारी स्कूल में उन्हें अध्यापक की जगह दिलवाई। बहराइच बहुत पिछड़ा हुआ प्रदेश है, वहाँ का जीवन बहुत कठिन होगा, पर और कोई चारा भी तो नहीं। कोई 3 ही महीने बाद उनका तबादला प्रतापगढ़ को हो गया। यह जगह बनारस से पास थी। यहाँ उनके ऊपर आर्य समाज का प्रभाव पड़ा। बाल विवाह, दहेज प्रथा और ऊंच नीच के भेदभाव जैसी अनेक कुरीतियाँ हिंदू समाज में घर कर गई हैं। इन सबको जड़ से उखाड़ फेंकने की हमें कोशिश करनी चाहिए। भारत की समृद्ध परंपरा की जानकारी के लिए उन्होंने इतिहास ग्रंथ पढ़े। बाद में जब उन्होंने अपने उपन्यासों और कहानियों की रचना की, तब उनका यह अध्ययन बहुत काम आया। 1905 में उनकी तैनाती कानपुर में हुई। यहाँ ज़माना के संपादक मुंशी दयानारायण निगम से उनका निकट संपर्क हुआ। ज़माना में गोखले पर आपका जो लेख छपा था, हमारे पाठकों ने उसे बहुत पसंद किया है। ज़माना में उनके लेख और कहानियाँ नियमित रूप से छपने लगीं। निगम की मार्फत उनका कानपुर के और कई लेखकों से संपर्क हुआ। बंग भंग करने में लॉर्ड कर्जन का असली उद्देश्य है मुसलमानों को अलग हटाकर राष्ट्रवादी शक्तियों को कमज़ोर करना। असल में वह बड़ी चालाकी से फूट डालो और शासन करो का खेल खेल रहा है। प्रेमचंद का निजी जीवन सुखमय ना था, परंतु फिर भी वे अपने अट्टाहस के लिए प्रसिद्ध थे। वे खुलकर हंसते थे। कानपुर में उन्होंने और उनके कुछ दोस्तों ने एक हंसी क्लब बना रखा था। 1906 में प्रेमचंद ने दूसरा विवाह कर लिया। उनकी दूसरी पत्नी शिवरानी बाल विधवा थीं। मेरे जीवन का यह एक नया अध्याय है। मुझे उम्मीद है हम दोनों सुखी जीवन बिताएंगे। मुझे भी यही उम्मीद है। कुछ महीने बाद तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि मुझे तरक्की देकर सब डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स बना दिया गया है और मेरा तबादला महोबा जिला हमीरपुर के लिए हो गया है। पर कानपुर हमें सदा याद आएगा। अपनी नई जगह पर उन्होंने कई दिन तक दौरे पर रहना पड़ता था। चूंकि उनकी पत्नी
अकेली नहीं रह सकती थी, अतः उन्होंने तय किया कि मुआयने के दौरों पर भी उन्हें भी साथ ले जाया करेंगे। इसी ख्याल से उन्होंने एक बैलगाड़ी खरीद ली। सरकार उन्हें 20 रुपये महीना सवारी भत्ता दिया करती थी। दौरों पर प्रेमचंद को तरह तरह के भेंट उपहार दिए जाते। मैं ये चीज़ें नहीं ले सकता, मैं जो काम कर रहा हूँ सरकार मुझे उसकी तनख्वाह देती है। उनकी पहली पत्नी का देहांत 1904 में हो गया था। 1909 में सोजे वतन नाम से एक कहानी संग्रह निकला। इसके लेखक थे नवाब राय। जल्दी ही पता चल गया कि ये नवाब राय कौन है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने प्रेमचंद को बुला भेजा। यह किताब तुमने लिखी है? जी हाँ, मैं ही इन कहानियों का लेखक हूँ। यह राजद्रोह है और कुछ नहीं। मुगल शासन होता तो तुम्हारे साथ हाथ काट डाले गए होते। आइंदा बिना पहले से अनुमति लिए तुम कुछ नहीं छापोगे। इस किताब पर प्रतिबंध लगा दिया गया और पुलिस के हाथ जितनी प्रतियां लगीं सब जला दी गईं। फिर उन्होंने अपना साहित्यिक नाम प्रेमचंद रख लिया और भरसक खुलकर लिखते रहे। सरकार मेरी कलम पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती। प्रेमचंद नाम से सबसे पहले उनकी जो रचना छपी वह थी उनकी कहानी बड़े घर की बेटी। यह कहानी दिसंबर 1910 के ज़माना में छपी थी। इस घटना का असर यह हुआ कि वे मन ही मन सरकार के खिलाफ हो गए। सरकारी नौकरी आदमी को कितना नीचा गिरा देती है, मेरा मन करता है नौकरी से इस्तीफा दे दूं। उन्होंने सोचा क्यों ना पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रवेश करूं। इस बार उन्होंने अपने दोस्त निगम से लिखा पढ़ी की। इस लिखा पढ़ी का कुछ सार नहीं निकला और वे सरकारी नौकरी करते रहे। बराबर दौरे करते रहने का असर उनकी सेहत पर पड़ा। 1916 में उनका तबादला एक अध्यापक के रूप में गोरखपुर के लिए कर दिया गया। जिस दिन वे गोरखपुर पहुंचे ठीक उसी दिन उनके पहले पुत्र श्रीपत का जन्म हुआ। मैं अंधविश्वासी नहीं, पर क्या यह आरंभ शुभ नहीं? एक दिन उन्हें प्रधानाध्यापक ने बुलाया। मैं चाहता हूं आप स्कूल छात्रावास के सुपरिटेंडेंट बन जाएं। आपको एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि दी जाएगी और मुफ्त घर भी। मैं आपका एहसानमंद हूँ श्रीमान। उनका घर शिक्षा विभाग के एक बड़े अफसर के बंगले के पास था। एक बार, यह क्या तरीका है कि आप मेरे पास से निकल जाते हैं और सलाम तक नहीं करते? आप बड़े अफसरों की कोई इज्जत नहीं करते? क्या बकवास है। मेरे बड़े अफसर सिर्फ मेरे स्कूल में हैं, यहाँ मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। एक दिन प्रेमचंद की गाय भटकती हुई कलेक्टर के बगीचे में घुस गई। अगर यह गाय दोबारा मेरे बंगले में घुसी तो मैं इसे गोली मार दूंगा। पहले तो प्रेमचंद माफ़ी मांगते रहे, किंतु जब कलेक्टर का गुस्सा किसी तरह शांत नहीं हुआ तो प्रेमचंद को भी गुस्सा चढ़ आया। हिम्मत हो तो गाय को गोली मार कर देखो। उनकी पुत्री कमला का जन्म 1913 में हुआ और दूसरे पुत्र अमृत का 1921 में। 1920 में गांधी जी गोरखपुर आए और उन्होंने एक आम सभा में भाषण दिया। प्रेमचंद बीमार थे, पर फिर भी वे अपनी पत्नी और दोनों बच्चों से इस सभा में गए। इस शैतान सरकार ने जालियांवाला बाग, अमृतसर और पंजाब के अन्य नगरों में सैकड़ों लोगों की हत्या की है। इस सरकार के साथ किसी भी तरह का सहयोग पाप है। सभा से लौटे तो प्रेमचंद एकदम बदल चुके थे। अब विदेशी सरकार की सेवा करना मेरे लिए असंभव है। मैंने नौकरी छोड़ने का इरादा कर लिया है। अपने इरादे पर अमल कीजिए। भविष्य हमारे लिए जो भी दुख दर्द लेकर आएगा उन्हें हम सह लेंगे। प्रेमचंद ने अपना इस्तीफा प्रधानाध्यापक को दे दिया। मेरी सलाह है कि तुम्हें उतावली में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। सरकारी नौकरी करते रहने के लिए अब मेरी आत्मा गवाही नहीं देती। उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। मुझे चरखे की दुकान खोल लेनी चाहिए। इससे कुछ आमदनी भी होगी और चरखे के लोकप्रिय बनाकर मैं कुछ राष्ट्र सेवा भी कर सकूंगा। उन्होंने गोरखपुर में चरखे की एक दुकान खोल ली। दोस्तों, हमारा मुंशी प्रेमचंद जी का ये कॉमिक्स का पहला पार्ट समाप्त होता है और हम मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप इसे वहाँ पर खोलकर पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।